नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुंबई से आई डराने वाली तस्वीर, लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर हुआ शुरू। यूपी बिहार वाली ट्रेनें बन सकती है सुपर स्प्रेडर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों के जनरल डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं और संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों एलटीटी स्टेशन पर ट्रेन के जनरल डिब्बों में क्षमता से दुगने लोग नजर आए। लोग डब्बे में सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ज्यादातर का चेहरा मास्क या कपड़े से ढका हुआ था, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन स्थितियों में संभव नहीं है। सीटों और फ्लोर पर जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर चादर बांधकर बैठ गए। गोरखपुर जा रही ट्रेन में तो लोग गेट पर लटक कर भी सफर को तैयार थे। ऐसे में यह डर है कि ये ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2021 चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा एक और नोटिस, सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार रात जारी नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय बलों के खिलाफ टिप्पणी कर ममता बनर्जी ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री को शनिवार दिन में 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी के गलत, भड़काऊ और तीखे बयानों ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की गरिमा को गिराने और अपमानित करने का प्रयास किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो टीएमसी मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन का इम्पैक्ट, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति के चलते कई फिल्मों की रिलीज डेट रुकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच राज्य में फिल्म प्रोड्यूसरों ने कई फिल्मों की रिलीज स्थगित कर दी है। इसमें कई बिग टिकट मूवीज भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 50% अकेले महाराष्ट्र से आता है। इसलिए इस कदम को इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स और थिएटर में आने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। जिन शहरों में प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू अथवा वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, वहां फुटफॉल में भी भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषी राज्यों में सूर्यवंशी और बंटी और बबली 2 जैसी फिल्मों की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल में सिनेमा हॉलों में 100% एक्यूपेसी की उम्मीद के बावजूद नई फिल्मों की रिलीज टलने की खबरें आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी, दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, सरकारी, प्राइवेट सहित सभी क्लासेज के लिए अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने किसी भी क्लास के स्टूडेंट को नए सेशन 2021-22 की पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी करते हुए पिछले साल की तरह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए कहा है। हालांकि पहले सरकार ने टीचर्स और स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे दी थी, लेकिन आज से सभी स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
असम के कैंडिडेट्स की बाड़ेबंदी। बीजेपी की सेंधमारी से बचाने के लिए जयपुर लाए गए AIUDF के कैंडिडेट्स। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जल्द पहुंचेंगे, नतीजे आने तक यहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, जयपुर एक बार फिर सियासी बाड़ेबंदी का केंद्र बन गया है। असम में वोटिंग के बाद कांग्रेस के सहयोगी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधानसभा उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी के लिए जयपुर लाया गया है। दोपहर बाद गुवाहाटी के 18 नेता जयपुर पहुंचे। इनमें से कुछ उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। गठबंधन को आशंका है कि चुनाव के बाद भाजपा इन कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लिहाजा नतीजे आने से पहले ही इनकी बाड़ेबंदी का फैसला किया गया है। अभी असम में कांग्रेस की सहयोगी AIUDF के उम्मीदवारों को लाया गया है। एक दो दिन में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी लाया जाएगा। 2 मई को नतीजे आने के बाद तक बाड़ेबंदी जारी रह सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार और नक्सलियों के बीच हुई थी सीक्रेट डील। बीजापुर मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए एक आदिवासी को राकेश्वर के बदले छोड़ना पड़ा। जी हां दोस्तों, CRPF कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए सरकार और नक्सलियों के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। इस डील का खुलासा तब हुआ जब राकेश्वर की रिहाई के लिए एक टीम मध्यस्थों के साथ नक्सलियों के गढ़ में पहुंची। बीजापुर मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का नाम के एक आदिवासी को अपने कब्जे में लिया था। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के बदले इस आदिवासी की रिहाई की शर्त रखी थी। सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का को मध्यस्थों के साथ नक्सलियों के पास भेजा। इसका हैंडओवर मिलने के बाद ही नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को मध्यस्थों के हवाले किया था। बीजापुर जिले के जोनागढ़ गांव में 15 किलोमीटर अंदर के इलाके में CRPF के कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह को रखा गया था। गुरुवार दोपहर उन्हें प्रशासन की तरफ से तय मध्यस्थों और एक टीम को सौंप दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लक्षद्वीप में सहमति के बिना US नेवी के ऑपरेशन पर भारत ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी नौसेना की 7वीं फीट की ओर से उनकी इजाजत के बगैर लक्षद्वीप में ऑपरेशन चलाए जाने के मामले में उसने राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंता से अमेरिका को अवगत करा दिया है। सम्मति के बिना इस तरह की एक्सरसाइज करना भारत की समुद्री सुरक्षा नीति की अवहेलना है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि समुद्री कानून पर UN कन्वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना इजाजत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्य अभ्यास करे, खासकर जिसमें विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोकिया ने लॉन्च किए 6 नए स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, नोकिया ब्रांड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल ने आने वाले महीनों में नोकिया के नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन को लाइन अप करने की योजना बना ली है। कंपनी ने एक साथ 6 अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ये फोन आने वाले कुछ हफ्तों में सेल के लिए तैयार होंगे। ये फोन नोकिया X20, नोकिया X10, G20, G10, C20 और नोकिया 1010 है। दोस्तों नोकिया X सीरीज रेंज फोन टॉप ऑफ द सीरीज होगी, जबकि G सीरीज में नोकिया के मिड रेंज एंड्रॉइड फोन शामिल होंगे, जबकि C सीरीज के फोन बजट स्मार्टफोन स्पेस में अपनी जगह बनाएंगे। उपलब्धता की बात करें तो ये फोन आने वाले हफ्तों में दुकानों में पहुंचेंगे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये फोन भारत में कब और कहां से आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला कोरोना वायरस से हुए संक्रमित 2 दिन पहले ही ली थी वैक्सीन की पहली डोज। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने करीब 1 साल तक इस वायरस से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसकी चपेट में आ ही गया। मैं आज दोपहर बाद कोविड-19 से संक्रमित हो गया हूं। मुझ में कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टरों की सलाह पर मैं घर में क्वारंटीन हो रहा हूं और ऑक्सीजन स्तर आदि जैसे मापदंडों की निगरानी कर रहा हूं। इससे पहले दोस्तों उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और वह अब उससे उभर गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर वार पर बीजेपी का करारा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद बोले, राजनेता के रूप में नाकाम है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राफेल मामलों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए वार पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल के इस वार पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि दीर्घकालीन राजनेता के रूप में नाकाम होने के बाद क्या राहुल गांधी फुल टाइम लॉबिंग करने लगे हैं।
पहले उन्होंने भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए फाइटर प्लेन कंपनियों की पैरवी की और अब वे विदेशी वैक्सीन के लिए फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्यारे स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिना किसी डर और नर्वसनेस के जवाब दीजिए। कृपया उनसे यह सवाल पूछिए, राफेल करप्शन स्कैंडल में धन किसने लिया? कॉन्ट्रैक्ट में से एंटी करप्शन क्लॉज किसने हटाया? रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेजों की मिडिलमैन को किसने पहुंच दी? इससे पहले दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन हर किसी के लिए होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने सरकार से अन्य वैक्सीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में गति लाने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक संक्रमितों का आंकड़ा 13,40,38,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,04,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,25,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5,59,000 के पार है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में अगले प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन आदि का नाम आता है। यह सभी देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,67,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 32,29,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत 99 साल के थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई है। वह 99 साल के थे। प्रिंस फिलिप को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हार्ट इन्फेक्शन का इलाज कराने के बाद वे घर लौटे थे। रॉयल फैमिली की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बेहद दुख के साथ महारानी ने यह घोषणा की है कि उनकी पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप अब इस दुनिया में नहीं रहे। विंडसर कैसल में शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान पृथक हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और तटीय ओडिशा के ऊपरी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर भी हल्की हल्की बारिश हुई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चढ़ा, चांदी लुढ़की। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के दाम में गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 97 रुपए बढ़कर 46,257 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 275 रुपए गिरकर 66,253 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1745 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.15 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बंगाल इलेक्शन 2021। आज बंगाल में चौथे चरण का मतदान। 44 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। केंद्रीय बल की 793 कंपनियां हैं तैनात। जी हां दोस्तों, बंगाल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। 5 जिलों हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुर द्वार की कुल 44 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। इनमें कूच बिहार की 9, अलीपुर की 5, दक्षिण 24 परगना की 11, हावड़ा की 9 और हुगली की 10 सीटें शामिल है। इस चरण में केंद्रीय सुरक्षा बल की 793 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। चौथे चरण में कुल 373 प्रत्याशी मैदान में हैं और कुल 15,940 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भगवान राम का जन्म स्थली का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।